हिंद एस्पिरेंट्स होंगे तो ऑपरेशन ग्रीन योजना की अगर शुरुआत करें तो ये वित्त वर्ष 2018-19 में इसकी शुरुआत होती है। किसान कृषि उड़ान योजना, ऐसा क्या है कृषि उड़ान? तो कृषि उड़ान के अंतर्गत और कुछ नहीं, किसान नहीं उड़ेगा वहां पर। इससे होता है कि पानी की बर्बादी को रोकना तथा हर बूंद अधिक फसल पैदा करना। तो प्रीमियम राशि की बात करें तो रबी की फसल जो होती है उसके लिए 1.5% है, और आपका जो खरीफ फसल है उसके लिए 2% का है, और बागवानी की जो फसल है उसके लिए 5% का प्रीमियम है। भारत में किसानों को 3 श्रेणियां हैं, एक तो है लघु, दूसरा है सीमांत और तीसरे है वृहद किसान। तो आज जो नीति है यानी कि आपकी 2018 यानी कि जिसको पॉलिसी कहती है 2018 में आई थी, इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। और एनपीसीआई द्वारा देश में लाए गए डिजिटल पेमेंट के विकल्प ने क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसका प्रयोग आमजन आसानी से कर पा रहे हैं। जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम यूपी पेट 2022 से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। इस अर्थव्यवस्था के सिलेबस में आपका एक चैप्टर था वर्ष 2014 के बाद के जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके संबंध में, और आज का जो ये सेशन है या क्लास है वो 12वीं है। इससे पहले के जो 11 क्लासेस हो चुकी हैं आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में कवर कर सकते हैं आसानी से, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं आज का सबसे पहला जो टॉपिक दिया है कि वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि इनमें जो कृषि सुधार हुए हैं सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, और वो कौन से जो 2014 के बाद में हुए हैं। 2014 से पहले बहुत सारे कृषि सुधार हुए। कृषि सुधार तो देश आजाद होने के बाद से ही काफी मात्रा में और अच्छे खासे किए गए, लेकिन आपके जो एग्जाम में दिए गए हैं वो 2014 के बाद दिए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है तो इसको हम जानेंगे। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना की अगर शुरुआत करें तो ये वित्त वर्ष 2018-19 में इसकी शुरुआत होती है, और एक इसके अंतर्गत एक टर्म आता है टीओपी। टीओपी का मतलब होता है टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, यानी कि टमाटर, प्याज, आलू। तो इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले इन 3 फसलों को शामिल किया गया था किसानों को मदद करने के लिए, क्योंकि ये फसलें क्या होती हैं सबसे जल्दी क्या होती है, उगने के बाद इनकी पैदावार बहुत जल्दी खराब होने लगती है। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए किसानों को मार्केट प्रोवाइड करवाना और उनकी उपज का क्या होता है अच्छा दाम दिलाना, यही सरकार का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से आपका ये ऑपरेशन ग्रीन शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कृषि उत्पादों की कीमत में स्थिरता लाना। अब खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि उनको खराब होने से बचाना। जब उनको खराब होने से हम बचा सकेंगे तो जो कम समय में मार्केट में क्या होता है इन चीजों के जो दाम होते हैं, मूल्य होता है, वो क्या होता है कभी अचानक सस्ते हो जाएंगे, कभी अचानक क्या हो जाएंगे महंगे हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, और उनमें क्या होता है कि जो कीमतें होती हैं उनमें से क्या होता है स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। और वर्तमान ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 22 कृषि उत्पाद जो हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल है, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी है जो उसके लिए स्टार्ट किया गया, यानी कि खेती और जो ग्रामीण जो जनसंख्या है, यानी कि ग्रामीण मतलब अर्थव्यवस्था, उसके लिए। और इसके लिए जो एलोकेशन बजट था वो 500 करोड़ शुरुआत में स्टार्ट किया गया, मतलब दिया गया था, एलोकेट किया गया था। फिर आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि अगला की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत होती है 2015 में, और इसका उद्देश्य होता है कि पानी की बर्बादी को रोकना तथा हर बूंद अधिक फसल पैदा करना। कहीं कहीं पर इसकी जो डेट है वो कहीं अलग अलग दी हुई है, इसके लिए विवाद कभी कभी उठता है। तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कुछ डेटा उठाया जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इस योजना की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2015 को हुई थी, और जिसका मोटिव क्या था, यानी कि आपका उद्देश्य क्या था, वो ये था कि हर खेत को पानी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको क्या कहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY। और इसमें क्या होता है जल संचय और जल क्या होता है सिंचन, इन सब चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर एक बूंद पर अधिक फसल को क्या करना, प्राप्त करना या पैदावार करना, इसका उद्देश्य है। फिर आगे जानते हैं इसमें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर इसकी शुरुआत माने तो 19 फरवरी 2015 से होती है। अगर जगह की बात करें तो राजस्थान से होती है, राजस्थान का गंगानगर जिला है, वहां पर जगह है सूरतगढ़, वहां से इसकी शुरुआत होती है। हमने जो यहाँ पे शामिल किया है ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इतनी डिटेल यहाँ पे शामिल की है इसमें। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मृदा सुधार हेतु पूरे देश भर में इसको लागू किया गया, यानी कि चालू किया गया। और किसानों को क्या होता है इसके अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत क्या लिखा जाता है कि किसी भी जो मतलब खेत है, यानी कि कृषि योग्य भूमि है, उसमें क्या होते हैं, उसमें जो कुछ तत्व होते हैं उर्वरक से संबंधित या केमिकल से संबंधित, वो कितनी मात्रा में है और किस फसल के लिए कितनी जरूरत है, तो उसके लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। और उस फसल के हिसाब से उसमें क्या होता है उर्वरक या खाद देना शुरू किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जैसी फसल हो उसको उस तरीके से आसानी से अपना केमिकल या नरिशमेंट मिल सके, पोषण मिल सके। और जो कार्ड, ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है आपका, इसका एक वो पूछा जाता है स्लोगन, तो वो ये है कि स्वस्थ धारा खेत हरा, इसे आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं इसमें
कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 2016 से, और इसको PMFBY भी कहा जाता है। और इसके नियंत्रण की अगर बात करें तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है वो इसका संचालन और नियंत्रण करती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी फसल जो होती है किसानों की, उसका बीमा किया जाता है, लेकिन उसका जो मुआवजा होता है, यानी कि उसके जो आपका जो उसमें हानि होती है तो कितना होगी, कम से कम जो आपका 33 यानी कि 33% आपका मतलब नुकसान हुआ हो, और कैसे हुआ हो कि वो प्राकृतिक आपदा द्वारा नष्ट किया गया हो, यानी कि ना किसी जो आपका ह्यूमन मेड मतलब जो होती है ना डिजास्टर, उसके द्वारा न किया गया, यानी कि मानव द्वारा न किया गया हो, वो प्राकृतिक आपदा द्वारा नष्ट हो, और कम से कम 33% नष्ट हो। 33 से कम होगा तो आपको इसका प्रीमियम नहीं, मतलब क्या होगा, नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत फायदा आपको। और प्रीमियम राशि की बात करें तो रबी की फसल जो होती है उसके लिए 1.5% है, और आपका जो खरीफ फसल है उसके लिए 2% का है, और बागवानी की जो फसल है उसके लिए 5% का प्रीमियम है। यानी कि आपकी फसल अगर मान लो कि रबी की फसल की आपने बुआई की या बागवानी की आपने फसल की बुआई की, बागवानी की आपकी फसल है, वो उसकी कीमत अगर मान लेते हैं कि आपकी 100 रुपए है, और तो क्या होगा, उस कीमत के हिसाब से आपको गवर्नमेंट के खाते में प्रीमियम की राशि जो है वो 5 रुपए जमा करनी पड़ेगी, सिर्फ आपका जो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, जिससे कि अगर आपकी फसल नष्ट होती, कोई दिक्कत होती है प्राकृतिक आपदा के द्वारा, तो उसका प्रीमियम गवर्नमेंट आपको भुगतान करे या उसका आपको लाभ मिल सके। फिर आगे देखते हैं इसमें कि पीएम किसान सम्मान निधि, ये सारी योजनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो पीएम किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत होती है वो 24 फरवरी 2019 से शुरुआत होती है, और इसके अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानों को शामिल किया जाता है, और उनके क्या होता है, कृषि के में निवेश के लिए एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक आपका हेल्प की जाती है किसानों को। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं, यानी कि कुल 6,000 रुपया हर साल दिया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन शामिल है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले स्वामी को शामिल किया जाता है, यानी कि जो भूमि है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो ये देखना होता है कि उसमें खेती करने लायक है कि नहीं। अगर मान लो कि कोई जमीन है, वहां पर आपकी नदी निकल गई, बाढ़ आ गई, कट गई, वो उस पर आप खेती नहीं कर पा रहे हो, तो वो कृषि योग्य भूमि नहीं मानी जाती है। एक टर्म यहाँ पर आता है कि आपका, हमने यहाँ पे बोला कि छोटे किसान और सीमांत किसान, तो ये किसानों की कैटेगरी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं कि भारत में किसानों को 3 श्रेणियां हैं, एक तो है लघु, दूसरा है सीमांत, और तीसरे हैं वृहद किसान। सीमांत किसान जो किसान होते हैं उनके पास क्या होता है कि जिनकी अधिकतम जोत 1 हेक्टेयर यानी कि करीब 2.5 एकड़ तक होती है, वो सीमांत किसान होंगे। और जो लघु किसान होते हैं, लघु श्रेणी के किसान, उनमें क्या होता है, जिनकी जोत क्या होती है, एक मतलब हेक्टेयर जो होता है उससे ज्यादा, और 2 हेक्टेयर से कम होती है, यानी कि 1+ और मतलब क्या होता है 2 तक या 2 से ज्यादा ना हो, वो लघु श्रेणी के किसान होते हैं। जबकि वृहद श्रेणी की अगर बात करें तो उनके पास क्या होता है कि 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन होती है, और जो वृहद किसान होते हैं ऐसे ही किसानों को जमींदार कहा जाता है। लेकिन जो अधिकतर योजनाएं शुरू होती हैं वो सीमांत और लघु किसानों के लिए होती हैं, भारत सरकार के द्वारा जो शुरुआत की जाती है। अब इसमें देखते हैं कि किसान कृषि उड़ान योजना, ऐसा क्या है कृषि उड़ान, तो कृषि उड़ान के अंतर्गत और कुछ नहीं, किसान नहीं उड़ेगा वहां पर, और ये शुरुआत की जाती है इसकी वित्त वर्ष आपका 2020-21 के तहत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो किसानों की जो कृषि उत्पादों के जो होते हैं उनको क्या करना कि परिवहन में सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि मान लो कि किसी देश में, क्या अपने देश में कोई दूर दराज इलाका है, वहां पर क्या होता है, वहां पर पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन वहां का जो मतलब क्या जो उत्पाद है वो मार्केट में पहुंचाना क्या होता है, बहुत मुश्किल भरा काम होता है, या फिर बहुत सारा समय लगता है, और क्या होता है पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। तो इस तरीके से एयर के द्वारा, यानी कि मतलब एयरवेज के द्वारा उनके जो उत्पाद हैं, यानी कि जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट तक, मंडी तक आसानी से पहुंचा दे गवर्नमेंट, तो उनको क्या होगा कि सब जो सामान उन्होंने पैदा किया है, उत्पादन किया है, वो खराब भी नहीं होगा, और उन किसानों को उसका अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत क्या है कि विशेष हवाई यात्रा की सुविधा द्वारा फसलों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर क्या होता है कि कृषि उड़ान 2.0 ये अभी शुरू होता है, इसका दूसरा संस्करण है इसी योजना का। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में क्या होना है कि जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट है, यानी कि जो जल्दी खराब होने वाले जो सामान है, तो उनको क्या करना कि परिवहन करना है, उनका मतलब क्या हो, खराब ना हो, और उनको आसानी से जल्दी से मंडी में पहुंचाया जा सके, जिससे कि उनका अच्छा दाम किसानों को मिल सके, और किसानों की आय दुगनी करने का भी जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है उसको हासिल किया जा सके। अब यहां पर क्या लिखा कि 1 दिन की बजाय 1 घंटे में होगी सामान की डिलीवरी, इससे किसानों का प्रोडक्ट नहीं होगा नष्ट। अलग अलग समय में हब और स्पॉक मॉडल तैयार किए जाएंगे, और इसके अंतर्गत 73 एयरपोर्टों को कृषि उड़ान स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। आपका एक नया संस्करण है कृषि उड़ान 2.0, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आगे देखते हैं इसमें आपका पीएम किसान मानधन योजना।
यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत होती है झारखंड से, झारखंड के रांची से। और इसकी शुरुआत करने का जो तारीख है वो ये है कि 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत की जाती है। और अगर इस योजना के लॉन्चिंग डेट को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये पीआईबी से उठाया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो यहाँ पे मेंशन है कि 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की जाती है। बाकी 3000 ये देख रहे होंगे और 18 से 40 वर्ष, तो ये फैक्ट हमने यहाँ पे शामिल किया है कि इसमें क्या है कि किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद इसमें पेंशन का प्रावधान है हर महीने। और पेंशन कितनी रहेगी? पेंशन 3000 रुपए प्रतिमाह रहेगी। वो 60 जो वर्ष पार कर लेंगे किसान उसके बाद में। और इसके बाद जो पात्र होंगे वो कौन होंगे? जिनकी आयु क्या है 18 से 40 वर्ष के जो किसान हैं वो इसमें क्या करके अपनी प्रीमियम राशि जमा करके और 60 साल होने के बाद में पेंशन लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें प्रीमियम की राशि क्या है? इसमें प्रीमियम की राशि जो है 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए जो आपका महीने है। इस तरीके से यहाँ पे चीजें शामिल हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कृषि निर्यात जो नीति है, यानी कि आपकी 2018, यानी कि जिसको पॉलिसी कहती है 2018 में आई थी। इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। ये कृषि निर्यात नीति, जहां पे आप देख पा रहे हो कि 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा क्या करना है, $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब करना है। ये इसमें एपिडा अपना योगदान निभा रहा है। और अगली योजना जो आपका है, कृषि निर्यात को $60 अरब यूएस डॉलर तक लेकर के जाना है। अब देखते हैं अगली जो योजना है कि पीएम कुसुम योजना। ये स्टार्ट होती है 2019 में। पीएम कुसुम योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं क्या होता है उत्थान महाअभियान, इसका पूरा नाम है पीएम कुसुम का। और इसका लक्ष्य जो रखा गया कि 2022 तक सौर व अन्य नवीकरणीय जो क्षमता है उसको क्या करना है, 25,150 मेगावाट करना है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सोलर पंप व ग्रिड से जुड़े संयंत्रों की स्थापना करना है। यानी कि किसानों को सोलर पंप टाइप की चीजें जो हैं और सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। उससे क्या होगा कि वो अपने खेतों की सिंचाई करेंगे और बाकी जो इन्होंने यहां से बिजली पैदा की वो क्या करेंगे, वो ग्रिड में सप्लाई कर देंगे। जिससे कि क्या होगा, जितनी वो बिजली ग्रिड में सप्लाई करेंगे उसका पैसा किसानों को भी मिल जाएगा और वो भी मिलेगा कि उनका डीजल बचेगा और उनका जो सिंचाई खेतों में वो भी आसानी से हो सकेगी। इसलिए यहां पर इसको क्या नाम दिया गया है, पीएम कुसुम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है पीएम कुसुम का। फिर आगे देखते हैं, आगे जो आपका दिया हुआ है कि एनपीसीआई, ये भी जो आपका है कृषि के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन आपका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसके अंतर्गत 2014 के बाद में जो आपकी आर्थिक सुधार है उसके अंतर्गत शामिल है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका आज की डेट में हम सब लोग अच्छी तरीके से यूज करते हैं और काफी ज्यादा हम लोगों को इससे मदद मिलती है। और यानी कि जिसे कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 2008 में होती है। एनपीसीआई काम क्या करता है आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनको कवर करते हैं। एनपीसीआई का मुख्य काम क्या है कि देश में बैंकिंग के माध्यम से जो आम जन तक भुगतान की प्रक्रिया को आसान व डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। डिजिटल पेमेंट, आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। और एनपीसीआई द्वारा देश में लाए गए डिजिटल पेमेंट के विकल्प ने क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसका प्रयोग आमजन आसानी से कर पा रहे हैं, जो हम लोग करते हैं। और एनपीसीआई द्वारा लाए गए डिजिटल भुगतान प्रक्रिया, यानी कि उसके अंतर्गत यूपीआई है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसका प्रचलन आसानी से हो सका है। और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि इसकी इंडस्ट्री क्या है, ये पेमेंट टाइप की है, फाउंड 2008 में होती है और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये क्या क्या काम करते हैं, इसके उत्पाद क्या क्या है, तो ये एक आधार इनेबल सिस्टम होता है। कहते हैं कि आधार से क्या होता है, बायोमेट्रिक कर दो और पेमेंट हो जाता है। तो इसमें एनपीसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जो भीम है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, और भी कई सारी चीजें हैं, ये सब एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे थोड़ा जान लेते हैं भीम के बारे में, यानी कि भारत जो आपका है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसको डेवलप किया यानी कि इसको बनाया किसने था, एनपीसीआई ने, जिसके बारे में से पहले आप पढ़ चुके हो। और इसके जो इनिशियल रिलीज हुआ था, जब शुरुआत की गई थी, 30 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे जो आपके एग्जाम में लायक जो इन्फॉर्मेशन वो यह है कि 20 जो आपकी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनमें मतलब इसके अंतर्गत आती हैं। भारतीय भी और भी कई सारी भाषाएं हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज में भी ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, विदेशों में भी। तो इसमें लैंग्वेज जुड़ती जा रही है धीरे धीरे। अगला जो आपका टॉपिक है जो हम आगे सेशन में कवर करेंगे, यहां पर क्या है कि जो इकोनॉमी फॉर पेट एग्जाम है उसी से संबंधित है। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों को लेकर के ही हम चलेंगे। यहां पर तो आपने जो देखा वो कृषि के सुधार थे, लेकिन जो आगे की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत जो ढांचा के सुधार होंगे उनको हम शामिल करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपकी इनकम होगी यानी कि आय होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों से संबंधित जो चीजें हैं, आपके टॉपिक हैं या फिर फैक्ट्स हैं एग्जाम से संबंधित, उनको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।